जय श्री राधे फ्रेंड्स। शुभी का चेहरा देखकर अगस्त के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अपने हाथ को उसके गाल पर रखकर वह प्यार से अंगूठे से शुभी के नरम गाल को सहलाते हुए बोला, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मंगाऊं तुम्हारे लिए? ज्यादा डिस्कम्फर्टेबल तो फील नहीं हो रहा ना? क्या मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा थका दिया? अगस्त की बात सुनकर शुभी अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लेती वह अगस्त से बोली, हमें कमरे से बाहर निकले हुए 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और 3 दिन से हमने अपने कपड़े भी नहीं पहने हैं। ये बोलते हुए शुभी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसके लाल टमाटर जैसे चेहरे को देखकर अगस्त हंस देता है। फिर शुभी को एकदम से बिस्तर पर लिटाकर खुद हल्का सा उसके ऊपर आते हुए बोला, तो तुम अपने हस्बैंड से कंप्लेंट कर रही हो कि उसका स्टेमिना बहुत ज्यादा है? शुभी ब्लश करने लगती है। उसके चिन को पकड़कर अगस्त उसके चेहरे को सीधा करता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, शुभी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, कितना खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ तुम्हें अपनी जिंदगी में पाकर। मैं कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों इस तरह से एक हो जाएंगे, और अब जब किस्मत ने मुझे यह मौका दिया है तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। अपना सारा प्यार तुम्हारे ऊपर लुटा देना चाहता हूँ। तुम्हें दिन रात बस प्यार करना चाहता हूँ। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मेरी दुनिया तुम्हारी बाहों में बसती है, तुम्हारी आंखों में बसती है, जहां से बाहर निकल कर मैं नहीं जाना चाहता। अगस्त की बात सुनकर शुभी की आंखें नरम हो जाती हैं। उसे अगस्त की आंखों में प्यार, सिंसियरिटी बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगस्त से ज्यादा प्यार उसे दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, और यह ना सिर्फ उसके शब्दों में बल्कि उसकी आंखों में भी दिखाई देता है, बल्कि उसकी हरकतों में भी दिखाई देता है। कैसे वह शुभी को एक प्रिंसेस की तरह रखता है, किस तरह वह उसके हर दुख दर्द से बचाकर रखना चाहता है, सिर्फ खुशियों से उसकी झोली भरता है, उसकी राहों में सिर्फ और सिर्फ फूल की बारिश करता है। अगस्त को एक दूसरा मौका देने के लिए उसके डिसीजन पर कोई अफसोस नहीं था। अगस्त हर मुमकिन कोशिश करता है कि हर दिन और भी ज्यादा प्यार और केयर के साथ शुभी को ट्रीट करता। शुभी अपनी बाहें फैलाकर अगस्त के गर्दन के राउंड लपेट लेती है और फिर दोनों एक गहरा सा पैशनेट किस करते हैं। घंटों बाद दोनों खिड़की के सामने काउच पर लेटे हुए थे। शुभी अगस्त की बाहों में थी और बाहर की तरफ देख रही थी। होठों पर मुस्कुराहट के साथ उसने बाहर गिरती हुई बर्फ को देखते हुए कहा, सब कुछ कितना खूबसूरत है ना, एक सपने के जैसा। अगर ये सब कुछ एक सपना है तो मैं कभी इस सपने से जागना नहीं चाहती। सब कितना परफेक्ट है। उसकी अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से उसके नाजुक बदन को ब्लैंकेट से अंदर से सहलाते हुए अगस्त ने उसके बालों को अपनी नाक में घुसाते हुए कहा, यह सपना नहीं है शुभी, यह हमारी हकीकत है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें सारी जिंदगी हमारी हकीकत एक खूबसूरत सपने की तरह ही लगेगी। मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी खुशियों से भर दूंगा कि तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगी। कभी किसी दर्द को तुम्हारे करीब आने नहीं दूंगा, प्रॉमिस। अगस्त के प्रॉमिस को सुनकर शुभी की आंखें भर आई। उसने अगस्त से कहा, हम कभी अलग नहीं होंगे ना अगस्त? हम हमेशा एक साथ रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक, है ना? तुम कभी मुझसे दूर नहीं होगे ना? अगस्त ने शुभी से कहा, कभी सपने में भी नहीं। तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकता। उसके बाद दोनों एक दूसरे के आगोश में लिपटे हुए कई देर तक गिरती बर्फ को देखते हैं, बाहर के जन्नत की तरह खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। दरवाजे पर नॉक होने की आवाज से शुभी होश में आती, उसे एहसास ही नहीं होता कि कब उसकी आंखों से आंसू टपक गए। उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और फिर अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा नॉर्मल करते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे पर फूड ट्रॉली आई हुई थी। खाना देखकर शुभी को रियलाइज हुआ कि लंच का वक्त हो गया। उसने एकदम से कुछ सोचा और फिर जो ट्रॉली लेकर आया था उस सर्वेंट से कहा, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, मुझे किचन का एक्सेस चाहिए, क्या मैं किचन में जा सकती हूँ? एक्चुअली मेरे हस्बैंड, इतना बोलकर वह एक सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर थोड़ा ऑकवर्ड होकर बात को कंप्लीट करते हुए बोली, उन्हें थोड़ा स्टमक प्रॉब्लम है और उन्हें खास मेडिसिन फूड्स खाना है जो सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ। तो क्या मैं किचन में जा सकती हूँ? सर्वेंट ने कहा, जी मैम, आप बिल्कुल किचन का एक्सेस ले सकती हैं। आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी गई। सुबी ने एक्साइटेड होकर कहा, थैंक्स, दैट्स ग्रेट। थोड़ी देर में शुभी खाने की ट्रॉली के साथ अगस्त के कमरे में एंट्री करते ही देखती कि अगस्त चुपचाप खिड़की के पास खड़ा हुआ और गिरती बर्फ को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, बस चुपचाप खामोश किसी पुतले की तरह उसकी आंखों में एक सूनापन, एक खालीपन, टूटे हुए वादों का दर्द और अकेलापन था। शुभी देखती है कि अगस्त चुपचाप खामोशी से खड़ा हुआ कहीं खोया हुआ था। कुछ सेकंड तो वह भी चुपचाप खड़ी उसे देखती है। उसे इस तरह उदास देख अपने सीने में एक खिंचाव सा महसूस होता है, एक अजीब सी बेचैनी। कुछ सेकंड के बाद फाइनली वो उसके पास जाती है और कहती है, खाना आ गया, आकर खा लो। गौतम फोन पर बात करते हुए घर में आता है, अपने गले में बंधी हुई टाई
निकाल कर सोफे पर डालता है और फ़ोन पर बात करते-करते पूरे घर में नज़र घुमाता है। शायद उसकी नज़रें किसी को ढूँढ रही थी। वो बिज़नेस से रिलेटेड कोई बात कर रहा था और अपनी टाई में उँगली फँसाकर उसे थोड़ा लूज़ करता है और सोफ़े के पास जाकर बैठ जाता है। उसे कॉल को कट करने के बाद वो तुरंत पास से गुज़र रही एक नौकरानी से बोलता है, "मैडम कहाँ हैं?" नौकरानी ने तुरंत गौतम की तरफ देखकर अपना सर झुकाकर कहा, "वो बेडरूम में हैं।" गौतम बस हल्का-सा अपना सर हिला देता है। उसके बाद सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वह कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो पाता है कि निमृत बिस्तर पर लेटी हुई है। अचानक उसे बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर गौतम की आईब्रो सिकुड़ जाती है। इस टाइम वो कभी नहीं सोती। अचानक कैसे सो गई? उसकी तबीयत ठीक है ना? गौतम तुरंत निमृत के पास गया, उसके बगल में बैठकर अपने हाथ को आगे कर उसके सोते हुए चेहरे पर रख दिया। गौतम के हाथ के टच से एकदम से निमृत जाग गई। जब उसने गौतम की प्यार भरी नज़रों को खुद को देखते हुए पाया तो वह फटाफट से खड़ी होकर बोली, "गौतम तुम कब आए? आई एम सॉरी मेरी आँख लग गई थी। तुम काफ़ी थक गए होगे ना? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं फटाफट तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ।" वह जाने लगती है कि तभी गौतम उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। अचानक कुछ ऐसा करने से निमृत थोड़ी हैरान हो जाती है। "यह क्या कर रहे हो तुम?" उसके गाल लाल हो गए। उसकी कमर को अपनी बाहों में पकड़कर उसे करीब करते हुए बोला, "यू ओके? तुम इस वक़्त कभी नहीं सोती, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?" निमृत ने कहा, "हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कल रात को ठीक से नींद नहीं हो पाई थी, इसलिए अब मैं नींद ले रही थी। अच्छा हुआ तुमने उठा दिया, वरना रात को फिर से नहीं सो पाती। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, ओके?" गौतम ने ना में सर हिलाया और कहा, "नो नीड, बस तुम मेरे पास रहो, फ्रेश होने के लिए मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा एक खूबसूरत सा चेहरा काफ़ी है।" गौतम की बात सुनकर निमृत ब्लश करने लगती है। वह हल्का-सा उसके सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, "तुम भी ना गौतम।" गौतम मुस्कुरा देता है और धीरे से निमृत को करीब कर लिया। उसने निमृत के सीने पर अपना सर रखा और एक गहरी साँस लेकर आँखों को बंद कर लिया। निमृत ने भी प्यार से अपनी बाहों को उसके गले में डाला और उसके सिर पर अपने सिर को रख दिया। निमृत की धीमी सी आवाज़ गौतम के कानों में पड़ी, "जब तुम घर से बाहर चले जाते हो तो पूरा दिन तुम्हें मिस करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमने साथ में बैठकर एक चाय भी नहीं पी। माना कि तुम्हारा काम बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, पर क्या मुझसे भी ज़्यादा?" निमृत ने अपना मुँह बना लिया। उसकी बातों में शिकायत झलक रही थी, एक नाराज़ बीवी की शिकायत। उसका पति उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने काम को दे रहा है और उसके साथ वक़्त नहीं गुज़ार रहा है। गौतम ने निमृत को और भी अपनी बाहों में कसते हुए कहा, आई एम सॉरी निमृत, तुम जानती हो ना कि पिछले कुछ दिनों से मैं काम में कितना ज़्यादा बिज़ी हूँ, वक़्त नहीं मिल पा रहा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मिस नहीं करता, सारा दिन बस तुम्हें ही मिस करता हूँ। बस कुछ दिन की बात और है, फिलहाल काम का प्रेशर ज़्यादा है और बॉस को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार ये सारा काम निमट जाए, आई एम प्रॉमिस मैं तुम्हें एक अच्छे से वेकेशन पर लेकर जाऊँगा, जहाँ तुम कहोगी और फिर पूरा वक़्त तुम्हारे साथ रहूँगा। ओके। निमृत चेहरे को पीछे करती है और मुंह का पाउट बनाते हुए कहती है, मतलब मुझे इंतजार करना पड़ेगा। गौतम हल्का सा मुस्कुराकर उसकी नाक को खींचते हुए बोला, बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करती हो, आखिर तुम कब बड़ी होगी? हाँ, हम एक जवान बच्चे के पेरेंट हैं, पर तुम हरकतें अब भी बच्चों जैसी करती हो। निमृत ने गौतम के सीने पर सरकते हुए कहा, बस इसलिए क्योंकि तुम मेरे नखरे को उठाते हो, मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हो, मुझे पैम्पर करते हो, मुझे अटेंशन देते हो, इसलिए मुझे ऐसे नखरे दिखाना पसंद है। गौतम हल्का सा हंस देता है, फिर दोनों एक दूसरे को हग करके बैठे रहते हैं। तभी उन्हें किसी का गला साफ करने की आवाज़ सुनाई देती है। गौतम जब दरवाजे की तरफ देखता है तो कोई दरवाजे के सहारे अपना कंधा लगाकर हाथों को छाती पर क्रॉस करके बड़ी ही नौटी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देख रहा था। क्या मैं हमारे सबसे लवी-डवी कपल को डिस्टर्ब कर रहा हूँ? अधीर को वहाँ खड़ा हुआ देखकर निमृत तुरंत गौतम की गोद से नीचे उतर जाती है और काफ़ी ऑकवर्ड होकर अपनी नज़रों को दूसरी तरफ फेर लेती है। गौतम बिस्तर से खड़ा होता है, अधीर से कहता है, तो फाइनली तुम्हें वक़्त मिल गया घर आने का? हमें तो लगा कि तुम हमें भूल चुके हो, इसलिए मैं और तुम्हारी मॉम को सजेस्ट कर रहा था कि हमें दूसरा बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। इन फैक्ट हम उसी की तैयारी कर रहे थे। गौतम की बात सुनकर अचानक निमृत की आँखें बड़ी हो गई और वो डिसबिलीफ के साथ उसकी तरफ देखने लगी। गौतम क्या बोल रहे हो? अचानक शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया। अधीर हँसते हुए बोला, ऑल राइट, आई होप कि मेरा नया सिबलिंग एक लड़की हो, क्योंकि मुझे एक बहन की डेस्परेटली बहुत ज़्यादा चाहत है। यह बोलकर अधीर आगे बढ़ा और निमृत को अपनी बाहों में खींचकर गले लगा लिया। आई मिस्ड यू मॉम। निमृत मुस्कुराकर अधीर के गले ल लग जाती है। उसके बाद वो कहती है, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हूँ। उसके बाद निमृत वहाँ से चली जाती है। अपनी शर्ट की बाजू के बटन खोलते हुए गौतम सोफे के पास चलकर आता है और बैठते हुए कहता है, अरे भाई चल क्या रहा है आजकल तुम्हारी लाइफ में? कुछ खोज कुछ खोज खबर ही नहीं है तुम्हारी। अधीन ने आगे बढ़कर बगल वाले सोफे पर बैठते हुए कहा, सब बढ़िया चल रहा है डैड, डोंट वरी। गौतम हल्का सा अपना सर हिला देता है। वह अधीर से कहता है, तुम हमेशा यही काम करते रहोगे या फिर बिजनेस में मेरा हाथ भी बटाओगे? अधीर ने जवाब दिया, फिलहाल तो बिजनेस ज्वाइन करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है।
डैड मुझे इसी काम में बहुत मज़ा आ रहा है। जब से मैं इस काम से बोर हो जाऊँगा तो डेफ़िनेटली बिज़नेस जॉइन करूँगा। गौतम जानता था कि वह अधीर को किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकता। उससे पहले भी अधीर को अपना काम छोड़कर बिज़नेस जॉइन करने के लिए काफ़ी फ़ोर्स किया गया था, लेकिन वह उसी का खून है। जिस तरह से उसने कभी भी अपने दादाजी की बात ना मानकर कबीर का साथ नहीं छोड़ा, जब तक कबीर ने खुद से जाकर अपना बिज़नेस सँभालने के लिए नहीं कहा, तो फिर अधीर इतनी आसानी से उसकी बात कैसे मान सकता है? गौतम ने आराम से सोफ़े पर पीठ लगाते हुए कहा, "तुम चाहे जो भी काम कर लो, मैं तुम्हें सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी ड्यूमेनिटी को मत भूलना।" अधीर हल्का-सा सर हिलाकर मुस्कुरा देता, "आई आई नो डैड, आप हमेशा मुझसे यही बात करते हैं।" अधीर गौतम से बोला, "क्या आप कबीर अंकल के साथ किसी इम्पोर्टेंट मिशन पर है? यू वांट एनी हेल्प?" अधीर की बात सुनकर गौतम अपनी आईब्रोज को हल्का सा ऊपर उठा लेता है। उसके एक्सप्रेशन थोड़े से कठोर हो गए थे। "तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? मैंने तुमसे कहा है ना कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तुम्हें अपना पैर घुसाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम इन सब चीजों से दूर रहो। जब तक तुम्हें कोई इल्लीगल काम नहीं करते तब तक तुम अपना कोई भी काम कर सकते हो।" अधीर ने जवाब दिया, "आई नो डैड, मैं तो बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा था।" गौतम तुरंत कुछ नहीं बोलता। वह जानता था कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया कितनी खतरनाक है, इसलिए उन लोगों ने अपने बच्चों को उस दुनिया से दूर रखने की ही कोशिश की है। जब तक गैर कानूनी चीज़ों से वो लोग दूर रहेंगे, यही उनके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद दोनों बैठकर कुछ देर तक बातें करते हैं। तभी अधीर को एक ज़रूरी फ़ोन कॉल आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अधीर एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर पहुँचता है। उसके बाद वह अपने मोबाइल फ़ोन में उस बिल्डिंग को एड्रेस करता है। जब उसे यकीन होता है कि उसे यहीं पर आना था, तो फिर वह अंदर एंट्री करता है। अंदर पहुंचकर उन गार्डों से बोलता है, "मुझे यहाँ पर आपके बॉस सक्षम अस्थाना ने बुलाया है।" उसके बाद उसे वहां से जाने दिया जाता है। जल्द ही वह एक कैबिन में एंट्री करता है, जहां पर उसे एक आदमी बिजनेस सूट बूट में सोफे पर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसके सामने पहुंचकर अधीर ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, "हेलो, इट्स मी, मिस्टर स्नाइपर। कहिए, कैसे याद किया?" सामने बैठा इंसान कोई बिजनेसमैन था। अधीर असल में एक सीक्रेट एजेंट था, जहां उसका नाम मिस्टर स्नाइपर के नाम से बहुत फेमस था। उसे बड़े बड़े बिजनेसमैन कई अंडरकवर कामों के लिए हायर करते थे। जो एजेंसी का सबसे हाईली स्किल्ड और हाईली पेड एजेंट था, और ये काम उसका शौक था। सक्षम ने नजर उठाकर अधीर की तरफ देखा और तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर हल्का सा आगे बढ़ता है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। सक्षम अस्थाना अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद सक्षम उसे बैठने का इशारा करता है। अपोजिट सोफे पर अधीर आराम से बैठ जाता है। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो थे। उसके बिल्कुल सामने वाले सोफे पर सक्षम अपने सूट को थोड़ा ठीक करते हुए बैठ जाता है। अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को बड़े ही स्टाइल में रखता है। "बहुत नाम सुना है तुम्हारे बारे में, इसलिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके तुम्हें यहाँ पर बुलाया है।" अधीर सक्षम से बोला, "बताइए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी?" अधीर की बात सुनकर सक्षम अपनी पॉकेट में से एक तस्वीर निकालता है और सामने टेबल पर रख देता है। अधीर आगे झुककर उस तस्वीर को अपने हाथ में उठाता है और जैसे ही उसे देखता है, कुछ सेकंड के लिए उसकी नजरें उस तस्वीर में एक खूबसूरत सी लड़की के खूबसूरत से चेहरे पर जाकर टिक जाती है। कुछ सेकंड तक तो वह बस उस लड़की को इस कदर देखता है कि उसकी नजरें भी उससे नहीं हटती, और अचानक उसे अपनी धड़कनों में तेजी महसूस होती है। तभी उसे सक्षम की आवाज़ सुनाई देती है, "यह मेरी वाइफ है, प्रिशा सक्षम अस्थाना।" अचानक सक्षम की बात सुनकर अधीर थोड़ा हैरान और थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और तुरंत अपनी नजरें तस्वीर से हटा लेता है और एक्सप्रेशन फिर से जीरो कर लेता है। वह सक्षम की तरफ देखकर बोला, "आप मुझे अपनी बीवी की तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं?" सक्षम ने हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और फिर अधीर से कहा, "तुम्हें जो काम दिया जा रहा है वह मेरी बीवी से ही रिलेटेड है।" यह सुनकर अधीर कंफ्यूज हो जाता है। सक्षम अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालता है, मुंह में डालता है और लाइटर से उसे जलाकर उसकी कष्ट लेकर धुएं को हवा में छोड़ते हुए कहता है, "मुझे शक है कि मेरी बीवी का बाहर किसी आदमी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करो और उस आदमी और मेरी बीवी के बीच के नाजायज संबंध के सबूत मुझे लाकर दो।" सक्षम की बात सुनकर अधीर अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है। उसकी नजर एक बार फिर से अपने हाथ में पड़ी हुई तस्वीर पर पड़ती है। फिर वह तस्वीर को देखते हुए सक्षम से कहता है, "आर यू श्योर कि आपकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है?" अधीर की बात सुनकर सक्षम कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखता है। उसकी नजर अब उस तस्वीर पर जमी हुई थी। कमाल है, चेहरा मासूम, आंखें इतनी भोली सी। क्या सच में इस लड़की का किसी के साथ अफेयर हो सकता है? अधीर ने सक्षम की तरफ देखा और कहा,
क्या आप पक्का श्योर हैं कि आपकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है? अधीर की बात सुनकर सक्षम के एक्सप्रेशन ठंडे हो जाते हैं और वह अधीर से कहता है, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। बाहर इसका किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चल रहा है और इसके साथ इसके नाजायज़ संबंध भी हैं। मैंने तुम्हें इसलिए हायर किया है, तुम टॉप सीक्रेट एजेंट हो। तुम्हारी फीस बहुत हाई है और मैंने वह इसलिए पे की है ताकि तुम मेरी बीवी का अफेयर पकड़ने में मेरी मदद करो। मैं चाहता हूँ कि 24 आवर्स उसके आस-पास रहो, पर उस पर नज़र रखो। वह कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है, सब कुछ। कुछ सेकंड तक अधीर कुछ बोलता नहीं, फिर कुछ सोचने के बाद कहता है, ऑल राइट, मैं अपना काम कल से शुरू करता हूँ। यह बोलकर वह खड़ा हो जाता है, तभी सक्षम कहता है, कल से नहीं, आज से। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अधीर हल्का-सा सर हिलाकर बोला, ओके, आप मुझे अपनी बीवी के कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, मैं अपना काम अभी से शुरू कर देता हूँ। एक औरत शहर की टॉप क्लास सर्विस एजेंसी से निकलती है और गाड़ी में बैठकर वह एक लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाती है। वह औरत तकरीबन 30-31 ईयर की लग रही थी। उसकी गाड़ी सड़क पर चल रही थी, तभी अचानक वह औरत सामने कुछ ऐसा देखती है, उसकी गाड़ी के ब्रेक तुरंत लग जाते हैं। वह देखती है कि सामने एक छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया है, कोई लड़की सड़क पर पड़ी हुई है। वह तुरंत अपनी सीट बेल्ट को खोलकर गाड़ी से बाहर निकलती है। उस औरत के चेहरे पर चिंता भरे भाव थे। सड़क पर जो लड़की पड़ी हुई थी, उसकी मदद करने के लिए वह जैसे ही उसके पास गई, उसके कंधे को उठाकर उसे पलटाया, तभी अचानक उसके चेहरे पर उस लड़की ने कुछ स्प्रे कर दिया। वह औरत कुछ भी रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही बेहोश होकर गिर गई। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि ओजल थी। जल्द ही वह गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकती है। बंगले का गार्ड तुरंत गाड़ी के पास आता है। गाड़ी का शीशा नीचे होता है और ओजल का खूबसूरत सा चेहरा आंखों के सामने आता है, जो ड्राइवर सीट पर बैठी हुई थी। वह गार्ड ओजल को देखकर कहता है, जी आप कौन? ओजल ने जवाब दिया, मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, मेरा नाम सलोनी मिश्रा है, मैं सर्विस एजेंसी से आई हूँ और मुझे यहाँ किसी अभिनव ठाकुर ने बुलाया है। यह सुनते ही गार्ड कुछ सेकंड तक चुप हो जाता है और फिर तुरंत ओजल से कहता है, आप एक मिनट रुकिए। ओजल बिना कुछ बोले बस हल्का सा सर हाँ में हिला देती है। वह गार्ड तुरंत अपना फोन उठाता है और अपने बॉस को यानी कि अभिनव ठाकुर को कॉल करता है। ओजल बड़ी सी गाड़ी में बैठी हुई थी, उसका दिल बहुत जोर से धक धक कर रहा था, पर फिर भी उसने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि उसने नज़र उठाकर जब बंगले की तरफ देखा तो उसकी सांसें जैसे कुछ पल के लिए हलक में अटक गई थी। इतना बड़ा बंगला उसने ज़िंदगी में पहली बा कभी नहीं देखा था। यह जो कोई भी आदमी है वाक़ई में बहुत ज़्यादा पैसों वाला है और ऊपर से इसकी सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत भारी मात्रा में है। बंगले के चारों तरफ बहुत टाइट सिक्योरिटी है। देखकर लग रहा है कि अभिनव ठाकुर बहुत अनरीचनेबल पर्सनैलिटी है। स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ को मजबूत किए हुए, अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल किए हुए ओजल चुपचाप अपनी सीट पर बैठी हुई थी। तभी वह गार्ड उसके पास आकर बोला, आपको अंदर बुलाया है। उसके बाद उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है। एक गहरी सांस लेकर ओजल गाड़ी को बंगले के अंदर लेकर जाती है। वह गाड़ी से निकलकर बंगले की तरफ बढ़ती है। रास्ते में उसकी नज़र बॉडीगार्ड्स पर पड़ती है, जिनकी लाइन लगी हुई थी। हर किसी के हाथ में बहुत फेमस एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार थे। बड़ी-बड़ी बंदूकें थी जो एक दीवार में से भी गोली निकल सकती थी। ओजल समझ चुकी थी कि उसने बहुत खतरनाक काम में हाथ डाल लिया है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे ये काम करना ही था, क्योंकि वह जिन लोगों से पैसे ले चुकी थी, वह लोग भी कम खतरनाक नहीं थे। एक तरह से उसके लिए आगे कुआँ और पीछे खाई वाली बात थी, क्योंकि अब आगे बढ़ने में भी उसे खतरा है और पीछे हटने में भी। एक गहरी सांस लेकर ओजल ने अपने मन में सोचा, कम ऑन ओजल, इतना क्यों डर रही हो? तुमने बहुत सोच समझ कर इस काम को हाथ लगाया है। तुम्हारे पास जीने के लिए वैसे भी ज़्यादा वक़्त नहीं है। जितनी ज़िंदगी बची है उस ज़िंदगी में तुम्हें इतने पैसे कमाने हैं कि शिवा अपनी लाइफ़ को आराम से जी सके। ओजल एक गहरी साँस लेकर आगे बढ़ती है, इस बात से बेखबर कि किसी की डार्क गहरी आँखें उसे हर पल बदलते एक्सप्रेशन पर टिकी हुई थी। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे मूव कर रहे थे, जैसे कि उनका सारा फ़ोकस ओजल के ऊपर हो। एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ एक आदमी अपने सामने लैपटॉप खोलकर स्क्रीन पर ओजल के चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था। वह अपने हाथ में एक क्रिस्टल बॉल को गोल-गोल घुमा रहा था और उसकी गहरी खतरनाक आँखें ओजल के चेहरे पर जमी हुई थी। स्क्रीन पर ओजल थोड़ी-सी नर्वस लग रही थी, पर अपने आप को हौसला देते हुए आगे बढ़ रही थी। ओजल, जो कि दरवाज़े तक पहुँचने ही वाली थी, उसकी शार्प आँखों ने चारों तरफ देखा। उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरा पर पहले ही पड़ चुकी थी। यह बंगला सिक्योरिटी से भरा हुआ है। यहाँ एक परिंदा भी इतनी आसानी से पड़ नहीं मार सकता। वह दरवाजे के पास जैसे ही पहुंची, उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। ओजल ने अपना पहला कदम घर के अंदर जैसे ही लिया, उसकी तरफ एक फुटबॉल बहुत ज़ोर से आई, लेकिन वह उसके चेहरे को हिट कर पाती इससे पहले ओजल ने तुरंत रिएक्ट किया और फुटबॉल को अपने हाथों में पकड़ लिया। वह फुटबॉल ओजल के चेहरे
के सिर्फ 1 इंच दूरी पर उसके हाथों में आ गई। ओझल ने जैसे ही फुटबॉल को नीचे किया, उसकी नज़रें एक छोटे 5 साल के बच्चे पर पड़ी जिसके हाथ उसकी कमर पर थे। उसकी आँखें काफ़ी खतरनाक तरीके से सिकुड़ी हुई थी और ओझल को घूर रही थी। उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि ये एक छोटे शरीर के छोटे साइज़ का डेविल है। ओझल 2 कदम आगे आई। उस लड़के में उसे कुछ तो अलग बात ज़रूर लगी। यह काफ़ी अलग था, बच्चों की तरह मासूम तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। उस लड़के ने ओझल से कहा, अपनी सलामती चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस लड़के की बात सुनकर ओझल अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेती है और कहती है, और अगर मैं ना जाऊं तो? अरमान के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। वह ओझल से कहता है, तुम्हारी मर्जी, पर फिर बाद में तुम बहुत रिग्रेट करोगी। यह बोलकर अरमान वहां से चला जाता है। ओझल अम्यूजमेंट और हैरानी से अरमान को देख रही थी। तकरीबन 5 साल का लड़का, लेकिन किसी शैतान से कम नहीं। उसके एक नज़र देखते ही ओझल समझ गई थी कि यहाँ उसके जितने भी दिन कटने वाले हैं वह आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। घर की एक सर्वेंट ओझल से बोली, आप बैठिए, सर अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है। मीटिंग खत्म होते ही वह आपसे मिलेंगे। ओझल हल्का सा सर हिलाती है और हॉल में सोफे पर जाकर बैठ जाती है। ओझल चुपचाप सोफे पर बैठी हुई पूरे बंगले को देख रही थी। बंगला जितना खूबसूरत बाहर से लग रहा था, उतना ही खूबसूरत अंदर से भी था। उसके ऊपर तो इतना बड़ा झूमर लगा था, जैसे पूछो ही मत, और ऐसा लग रहा था जैसे झूमर में डायमंड लटक रहे हों। बंगला इतना बड़ा था कि कोई आदमी घूमने के लिए निकले तो 4-5 दिन में उसकी पूरी सैर हो पाए। नौकर इतने ज़्यादा थे कि एक छोटा-सा गाँव बसाया जा सके। घर के सारे नौकर इधर-उधर अपने काम में बिज़ी थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। घर के अंदर का माहौल काफ़ी स्ट्रिक्ट लग रहा था। तभी उसके पास सामने टेबल पर पानी का गिलास रख दिया जाता है। उसके बाद सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। ओचल काफ़ी नर्वस महसूस कर रही थी, इसलिए वह पानी का ग्लास उठाती है और पी जाती है। उसके बाद वह चुपचाप सोफे पर बैठी रहती। तकरीबन 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद वह थोड़ा इरिटेट हो गई थी। उसने खड़े होकर पास से गुजर रहे एक नौकर की तरफ देखकर कहा, मिस्टर अवनव ठाकुर की मीटिंग कब खत्म होने वाली है? मैं ऑलरेडी 1 घंटे से वेट कर रही हूँ। नौकर ने कहा, हमें नहीं पता मैडम, सर की मीटिंग तो कई कई घंटे लगातार चलती है और वह आपसे तभी मिलेंगे जब उनकी मीटिंग खत्म हो जाएगी। आप प्लीज़ तब तक इंतज़ार कीजिए। सुनकर ओझल और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। क्या बकवास है, दूसरों के टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे कैसे वह आदमी उसे इतनी देर तक इंतज़ार करवा सकता। कुछ देर और बैठे रहने के बाद फाइनली उसे एक सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है, सर ने आपको बुलाया। ओझल जैसे ही ये सुनती है, उसे महसूस होता है कि उसका दिल अजीब सी घबराहट में तेज से धड़कने लगा है, पर जैसे तैसे वह खड़ी होती है और हल्का सा सर हिलाकर उस गार्ड के पीछे पीछे चल देती है। चलते चलते वह गार्ड से बोली, वैसे तुम्हारे बॉस का बंगला तो काफी बड़ा है, वैसे यह पूरा बंगला कितने स्क्वायर फीट में बना होगा, उसकी कीमत क्या होगी? फर्नीचर काफी लेटेस्ट लग रहा है यहाँ का, है ना? बाहर से इम्पोर्ट करवाया है क्या? तुम्हारे बॉस काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं ना? वैसे तुम्हारी सैलरी कितनी है? ओझल चलते-चलते उस गार्ड से बातें कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अननोन एक्सप्रेशन आ जाते हैं। यह देखकर कि गार्ड उसके सवाल का जवाब देने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा और चुपचाप आगे बढ़ रहा था। ओझल इरिटेट होकर अपने मन में बोली, क्या बकवास है? क्या मुझे ऐसी जगह पर काम करना पड़ेगा? सब कुछ कितना अजीब है यहाँ पर। उसके बाद बाकी के रास्ते वह चुपचाप चलती है। एक बड़े से रूम के बाहर लाने के बाद गार्ड उसे अंदर जाने का इशारा करता है। यह देखकर ओझल थोड़ा नर्वस हो जाती है। वह गार्ड की तरफ देखकर बोली, तुम साथ नहीं चलोगे? गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाहर खड़ा रहा। ओझल समझ गई और वह और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। फिर फाइनली एक गहरी सांस लेकर वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। उसने देखा कि अंदर एक काफ़ी बड़ा हॉल है, काफ़ी खुली जगह है और कोने में एक बहुत बड़ा डेस्क लगा हुआ है जिस पर एक कुर्सी है। उसे हॉल में कुछ खिड़कियां हैं, ऊपर झूमर लटक रहे हैं। ज़्यादा फर्नीचर नहीं थे, थोड़ा से ही थे, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव और महंगे हैं। आसपास सोफे और काउच लगे हुए हैं। एयर कंडीशनर से पूरे कमरे का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा था, लेकिन ओझल को अचानक ही पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही ठंड लगने लगती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दीवारों पर लगी करोड़ों के दाम की पेंटिंग पर नजर गड़ाए हुए वह अपने मन में बोली, अरे बाप रे, यह सारी पेंटिंग्स तो कुछ महीने पहले ऑक्शन में बिकी थी और यह वाली तो पिछले साल की ही थी। करोड़ों की कीमत की थी इस पेंटिंग की। उसने एक पेंटिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचा, फिर इसकी नज़र फ्लावर बाक्स पर गई। वह भी काफ़ी महंगा और किसी दूसरी कंट्री का लग रहा था, काफ़ी खूबसूरत। हर एक चीज़ अपनी जगह पर टिकी हुई थी और जहाँ पर
हर एक चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा थी। इसे देखते ही ओझल समझ गई थी कि अभिनव राठौर कोई आम इंसान नहीं है। तभी उसे वहाँ की एक खिड़की के पास खड़ा हुआ एक लंबा-चौड़ा सा आदमी दिखाई देता है। उसने बिज़नेस सूट पहन के रखा हुआ था और ओझल इस वक़्त सिर्फ़ उस आदमी को पीछे से खड़ा हुआ देख पा रही थी। उसका खड़ा होने का स्टाइल, उसके आस-पास का ऑरा काफ़ी कोल्ड एक्सप्रेशन दे रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। पता नहीं क्यों उसे और भी ज़्यादा नर्वसनेस महसूस होने लगी थी। थोड़ी हिम्मत करके फाइनली उसके गले से कुछ शब्द निकले, "हेलो मिस्टर ठाकुर।" ओझल अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी हो जाती है। उसकी नज़रें उस लंबे चौड़े आदमी की पीठ पर जमी हुई थी। खिड़की के पास खड़ा हुआ आदमी कुछ सेकंड तक ओझल की बात का कोई जवाब नहीं देता। उसकी गहरी खतरनाक आंखें बाहर की तरफ देखे जा रही थी। ओझल को लगा जैसे उसने कुछ धीमा बोल दिया उसने, इसलिए उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अब भी चुपचाप खड़ा हुआ था और सुना नहीं। इसलिए वह एक बार फिर से हिम्मत करके बोली, मिस्टर ठाकुर, हेलो, आई एम सलोनी मिश्रा। मुझे आपने मुझे अपने बेटे की केयरटेकर के लिए हायर किया है, सो आई एम हियर। फाइनली उस आदमी की आंखों में हलचल होती है। वह अपनी पलकों को झपकाता है, फिर उसकी पुतलियां धीरे से मूव करती हैं। अपने निचले होठों को दांतों के नीचे दबाकर हाथों की मुट्ठियों को जोर से कसे हुए ओझल अपनी जगह पर खड़ी थी। हर एक सेकंड उसके लिए बड़ा अजीब सा था। ऐसा लग रहा था टेम्परेचर लगातार गिर रहा है और कमरे की ठंड लगातार बढ़ रही है। जैसे कमरा अजीब बात है, वह इसके आगे इस आदमी से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। एक अजीब-सी घबराहट हो रही थी उसे। धीरे-धीरे वह आदमी पलटकर ओझल की तरफ देखता है और ओझल जब उस आदमी को देखती है तो कुछ सेकंड के लिए स्टक हो जाती है। उसकी नज़रें उस आदमी के चेहरे पर जाके चिपक जाती है। कुछ सेकंड के लिए तो उसे महसूस होता है जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया। वह अपनी नज़रों को ज़रा भी नहीं हटा पाती। सामने खड़ा आदमी शक्ल का बेशुमार हैंडसम था, लेकिन वह जितना ज़्यादा हैंडसम था उसका ऑरा उतना ही डेंजरस लग रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा ठंडे थे, काफ़ी ठंडे थे, किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाले। उसकी आँखें बहुत डार्क थी, बिल्कुल किसी डेविल की तरह। तभी अचानक इस आदमी की शक्ल देखकर ही ओझल के दिमाग में तुरंत एक ख़्याल आता है। नीचे वह जिससे टकराई थी, वह 5 साल का बच्चा एक लिटिल डेविल लग रहा था और यह उसका बाप है, बड़े वाला डेविल। दोनों बिल्कुल एक-दूसरे के जैसे हैं और हो भी क्यों ना, दोनों बाप-बेटे जो हैं। अपना सलाइवा गटकने के बाद थोड़ा नर्वस होके ओझल एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट को होठों पर चिपका लेती है। वह आदमी धीमे-धीमे चलते हुए आगे आता है और फिर सोफ़े के पास जाकर बैठ जाता है। उसकी खामोशी ओझल की धड़कनों को और ज़्यादा तेज़ कर रही थी। कुछ सेकंड बैठने के बाद भी वह कुछ नहीं बोला और सामने पड़ी फ़ाइल को अपने हाथ में उठा लिया। उसने फ़ाइल को गौर से देखा जिसमें ओझल की तस्वीर थी। उसका नाम सलोनी मिश्रा था। थैंक्स टू ओझल की हैकिंग स्किल, जो उसे पूरा डेटा को चेंज कर दिया। हालाँकि जिस लड़की को उसने बेहोश किया था, उसे यहाँ पर आना था बच्चे की केयरटेकर बनने के लिए, लेकिन ओझल को इस घर में घुसना था। इसलिए उसने उस औरत को रास्ते से हटाकर खुद उसकी जगह पर आ गई और अपनी हैकिंग स्किल के साथ उसका बायोडाटा बदल दिया। सब कुछ सलोनी मिश्रा का था, बस तस्वीर बदल गई थी और उम्र भी ऑफ कोर्स उसी की जितनी थी। ओज़ल गौर से उस आदमी को देखती है जो उसकी फर्जी फाइल को बहुत गौर से देख रहा था और उसकी आईब्रो सिकुड़ गई थी। ओज़ल के दिल की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और वह अपने मन में सोचती, ओह माय गॉड! मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? कहीं इसे कुछ शक तो नहीं हो गया? यह इतनी गौर से देखेगा तो क्या ही पता ऐसा कुछ दिखाई दे जाए। नहीं, 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 मैंने सब कुछ बहुत परफेक्टली किया है। आज तक मैं कभी पकड़ी नहीं गई, आगे भी नहीं पकड़ी जाऊँगी। जस्ट होल्ड ऑन ओजल, गेट अ ग्रिप ऑन योरसेल्फ। इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अभिनव एक नज़र फ़ाइल को देखता है, फिर पलकें उठाकर ओझल को देखता है, फिर से फ़ाइल को देखता है। उसकी नज़रों में थोड़ा शक नज़र आ रहा था। फ़ाइल अभिनव की गहरी डार्क आवाज़ में गूँज गई। आर यू 18 ईयर ओल्ड? उसकी आवाज़ में हैरानी झलक रही थी, वह सरप्राइज़्ड भी लग रही थी। ओझल ने चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस रखते हुए कहा, जी। यह सुनकर अभिनव की आँखें और भी ज़्यादा डार्क हो गई। उसने फ़ाइल को टेबल पर रखा और कहा, मैंने कंपनी से कहा था कि मुझे एक हाईली स्किल्ड औरत चाहिए, कोई स्कूल कॉलेज जाती हुई लड़की नहीं। ओझल ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आई नो कि मेरी उम्र कम है सर, बट आई श्योर यू मुझसे बेहतर आपके बेटे के लिए कोई केयरटेकर नहीं हो सकती। मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ और मुझे बच्चों को संभालना बहुत अच्छे से आता है। ट्रस्ट मी, आई विल नेवर डिसअपॉइंटेड यू। ओझल मुस्कुरा तो रही थी लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर निकल जाएगा। अफना कुछ सेकंड तक अपनी डार्क आंखों से ओझल को बहुत गौर से देखता है जैसे कुछ तो पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद अभिनव खड़ा होकर गेट लॉस्ट और पलटकर कुर्सी की
तरफ जाने लगता है। अचानक अभिनव के यह 2 शब्द सुनकर ओझल के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह चौंक गई। उसने तुरंत कहा, "क्या हुआ सर? क्या कोई प्रॉब्लम है?" अभिनव अपनी जगह पर रुक गया। टेबल पर रखी क्रिस्टल बॉल को अपने हाथ में उठाकर उसने टेबल पर गोल घुमाते हुए कहा, मुझे तुम जैसी छोटी बच्ची की ज़रूरत नहीं है अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं तुम्हारी कंपनी से पर्सनली कॉन्टैक्ट करूँगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातों को इग्नोर करने की? मैंने उनसे कहा था कि मुझे एक अच्छी खासी उम्र की हाईली स्किल्ड औरत चाहिए। उन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया और एक 18 साल की कॉलेज गोइंग गर्ल को यहाँ पर भेज दिया। अभिनव पलटकर ओझल की तरफ देखकर बहुत ठंडी आवाज़ में बोला, "तुम जानती हो कि तुम इस वक़्त कहाँ खड़ी हो और किसके सामने खड़ी हो? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे दुश्मनों से मेरे बेटे को प्रोटेक्ट कर सकती हो?" अभिनव ठाकुर इस शहर का बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था। इसके साथ-साथ वह माफिया वर्ल्ड की गहराइयों से भी जुड़ा हुआ था। इसके दुश्मन कितने बड़े और खतरनाक है इस चीज़ का अंदाज़ा तो ओझल को पहले ही हो गया था। जिन लोगों ने उसे हायर किया था, उसे घर में घुसकर इस आदमी के पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डाटा को चुराने का, वो लोग हद से ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर वो लोग इस आदमी के पीछे पड़े हैं तो इस तक ठीक से पहुँच नहीं पा रहे और उन्हें ऐसी प्लानिंग करनी पड़ रही है जो इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि यह आदमी भी कुछ कम नहीं है, लेकिन वह यहाँ से जाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। वह उन लोगों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी वरना मौत आने से पहले ही उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। ओझल ने एक गहरी साँस लेकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, प्लीज़ ट्रस्ट मी मिस्टर ठाकुर, मुझसे बेहतर केयरटेकर आपके बेटे के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। मैं अपना काम पूरी डेडिकेशन के साथ करती हूँ। आपके बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी लगा सकती हूँ। ओझल की कॉन्फिडेंस से भरी बातें सुनकर अभिनव अपनी आईब्रोज़ को ऊपर उठा लेता है। कुछ सेकंड तक वह ओझल को बहुत गौर से देखता है, लेकिन ओझल के चेहरे का कॉन्फिडेंस ज़रा भी नहीं डगमगाता। फिर उसने ओझल से कहा, "तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? ऐसा सच में हो सकता है? मैं अपने बेटे को बहुत टाइट सिक्योरिटी में इसलिए रखता हूँ क्योंकि वह मेरा इकलौता बेटा है, जिसके पीछे मेरे बहुत खतरनाक दुश्मन पड़े हैं। इससे पहले मेरे बेटे के लिए जितने भी केयरटेकर, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल थे, सब मारे गए। वह लोग सबसे पहले मेरे बेटे के केयरटेकर को ही अपना निशाना बनाते हैं। आर यू श्योर कि तुम ये झेल पाओगी?" अभिनव की बातें सुनकर एक पल के लिए तो ओझल की धड़कनें ही रुक गई और उसने अपना सलाइवा गटक लिया। वह जानती थी कि अगर वह अजगर की पूँछ पर डांस कर रही है, वह उसे निगलेगा तो ज़रूर। वह यहाँ रही तो भी जान का खतरा है, अगर यहाँ से भागी तो भी उसकी जान खतरे में है। अब सिर्फ एक अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे किसी भी तरह से उन लोगों की डिमांड पूरी करनी है जिन्होंने उसे पैसे दिए हैं और किसी भी तरह से बस इस आदमी की नज़रों से बचना है क्योंकि उसने रिसर्च किया अभिनव ठाकुर बहुत ही हार्टलेस आदमी है, लोगों की जान लेने से पहले वह 1 सेकंड के लिए भी पलकें नहीं झपकाता। उसने सुना है कि यह आदमी इतना हार्टलेस है कि लोगों के सीने में हाथ डालकर उनका दिल बाहर निकाल लेता है। यहाँ आना ओझल की मजबूरी थी लेकिन अब जब उसने साँप की पूँछ पर पैर रख ही दिया है तो क्वेश तो फेस करना ही होगा। हिम्मत करते हुए उसने अभिनव से कहा, "जी मैं समझती हूँ लेकिन मेरी एजेंसी ने मुझे आपकी रिक्वेस्ट पर आपके बेटे के केयरटेकर बनने के लिए भेजा है। उन्होंने ऐसे ही तो मुझे नहीं भेजा होगा ना, उन्होंने भेजा है क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा कॉन्फिडेंस है। आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मैं बेशक 18 साल की हूँ लेकिन मार्शल आर्ट, कराटे, जूडो, फाइटिंग स्किल में मेरा कोई मुकाबला नहीं।" अभिनव पहले ही उसका रिकॉर्ड चेक कर चुका था। जैसे ही वह फाइल उसके हाथ में आई थी, वह सारी फाइल्स से गोधू कर चुका था। पर फिर भी उसे अजीब लग रहा था, एक 18 साल की लड़की यहाँ केयरटेकर बन के आई है, थोड़ा सस्पिशियस ज़रूर है। तभी दरवाज़ा खुलता है और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ एक छोटा-सा फिगर चलते हुए कमरे में आता है। ओझल जब पलट कर देखती है तो उसकी आँखें उस छोटे डेविल पर जाकर ठहर जाती है। 5 साल की उम्र में वह बेहद खतरनाक लग रहा था, बिल्कुल अपने बाप की कार्बन कॉपी। वह ऐसे चल रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके बाप की है और वह यहाँ इकलौता राजकुमार है। उसकी चाल में एक अजीब-सा कॉन्फिडेंस था और उसकी आँखें डार्क थी। कमाल है, इतनी छोटी उम्र के बच्चे हँसते-खेलते लेकिन यह तो बाप रे! ओझल अरमान को देखती है और अरमान कड़क नज़रों से ओझल को देखता है, जैसे उसकी नज़रों में एक वार्निंग हो, काफ़ी खतरनाक। अपने मन में सोचते हुए ओझल ने कहा, "बाप तो बाप, बेटा तो उससे भी ऊपर है, डेविल कहीं का, कैसे घूर रहा है मुझे। बेटा ओझल तैयार हो जा, अगर तुझे इसकी केयरटेकर बनना है तो तेरे आगे के दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं।" तभी अभिनव की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ती है। अरमान अपना सर घुमाकर अभिनव की तरफ देखता है। अभिनव को देखकर भी उसके एक्सप्रेशन में कुछ खास बदलाव नहीं आता। वह चुपचाप खड़ा उसे देखता है। अभिनव धीरे से 2 कदम आगे आता है और अरमान से कहता है, "मैंने सुना है तुमने कल शाम से खाना नहीं खाया, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों?" अरमान अपने पापा को घूरते हुए बोला, "मेरी मर्ज़ी, मेरा मन नहीं है खाने का।" फिर अपने हाथ को छाती पर क्रॉस कर लिया और ऐसे दिखावा करने लगा जैसे वह कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि कोई बड़ा और खतरनाक आदमी है। "मुझे इस घर
कि कुक लोगों का बनाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत बेकार खाना बनाते हैं वो, इन सबको नौकरी से निकाल दो। अरमान का एटीट्यूड देखकर ओजल अम्यूज़मेंट के साथ अपने मुँह पर हाथ रख लेती है। कमाल का लड़का है। अभिनव फ्रस्ट्रेट में अपना माथा रगड़ता है और कहता है, तुम 200 से ऊपर शेफ्स को सेम एक्सक्यूज़ेज़ के साथ नौकरी से निकाल चुके हो। तुम्हें किस तरह का खाना चाहिए जो तुम्हारे टेस्ट को सूट करता हो? तुम्हें कुछ भी खाने में पसंद नहीं आता। इनफ इज़ इनफ। अब से तुम्हें जो भी खाने को मिलेगा वही तुम खाओगे। अरमान घूरकर अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों के हाथ का बनाया हुआ खाना मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊँगा। कचरे की तरह होता है उनका खाना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इससे अच्छा तो मैं कचरा ही खा लूँ। उसकी हाज़िर-जवाबी वाक़ई में किसी बड़े आदमी की तरह थी, किसी को भी हैरान कर देने वाला के लिए काफ़ी थी, लेकिन अभिनव के लिए यह सब कुछ काफ़ी नॉर्मल था। आखिर यह छोटा डेविल उसी का ही बेटा था। उसके बाद वह वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खामोशी छा जाती। अभिनव ने ओझल की तरफ देखा और अचानक ही उसकी आँखों में कुछ चमक आ गई, जैसे उसे मौका मिल गया। उसने ओझल से कहा, तुमने कहा कि तुमसे बेहतर केयरटेकर मेरे बेटे के लिए और कोई नहीं हो सकता, राइट? ओझल ने कन्फ्यूज़न में अभिनव की तरफ देखा, पर हाँ में अपना सर हिला दिया। जी। अभिनव ने आराम से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ऑल राइट, अगर तुम अरमान के लिए वैसा खाना बना दो जो इसे पसंद आ जाए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। यह सुनकर अचानक ओझल की आंखें बड़ी हो गई और उसने शौक होकर अरमान की तरफ देखा। अरमान उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, जैसे उसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ओझल अपना सलाइवा गटक लेती है। अरे बाप रे! यह कैसा टास्क मिल गया मुझे। दिखने में तो सिंपल था, खाना बनाना तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन इस छोटे डेविल के लिए जो अभी से उसे गुस्से से भरी, नफ़रत भरी नज़रों से घूर रहा है, नो डाउट वह कुछ भी कितना भी टेस्टी बना ले, पर यह बिल्कुल उसे अप्रूव नहीं करेगा। अरमान के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे वह ओझल के दिमाग की बातों को पढ़ लिया हो। वह कॉन्फिडेंस के साथ चलकर ओझल के सामने आया और अपनी छोटी-सी उँगली को ओझल की तरफ करते हुए बोला, क्या तुम यहाँ पर मेरी केयरटेकर बनने आई हो? तुम्हें पता है तुमसे पहले यहाँ कितने लोग आ चुके हैं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे केयरटेकर बनना इतना आसान है? आई डोंट नो लाइक यू। अगर तुमने मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया तो मैं डैड को बोलकर तुम्हें पनिशमेंट दिलवाऊँगा और तुम्हें यहाँ से भगा दूँगा। यह बोलकर अरमान वहाँ से चला जाता है। ओझल खुली आँखों से खुले मुँह के साथ बस उसे देखती रही। उसके चले जाने के बाद उसने अभिनव की तरफ देखा और कहा, आपके बेटे को देखकर लगता है कि वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मेरे ख्याल से मैं यहाँ उसकी सिक्योरिटी के लिए आई हूँ। तो फिर उसने इतना ही कहा था कि अभिनव एक गहरी आवाज़ से वह चुप हो गया। तुम मेरे बेटे का हर तरह से ख़्याल रखना। केयरटेकर होने का मतलब यही है। तुम्हें मेरे बेटे के खाने-पीने और हर चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखना होगा। उसकी सिक्योरिटी के लिए दर्जनों बॉडीगार्ड्स हैं, लेकिन उसे खाना खिलाने के लिए कोई नहीं है। वह बहुत मूडी है, उसके मूड के हिसाब से खाना ना बने तो वह बवाल मचा देता है। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें कुछ ऐसा बनाना होगा जिसे खाने पर वह मजबूर हो जाए। अगर उसे तुम्हारे हाथ का बनाया खाना पसंद आ गया तो तुम्हारी नौकरी पक्की है, वरना तुम जाने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो। अभिनव की बातें सुनकर ओझल टेंशन में आ जाती है। वह यहाँ से नहीं जा सकती थी। उसे किसी भी तरह से इस घर में रुकना ही था। अगर वह अपना काम किए बिना यहाँ से गई तो जाते ही उसकी मौत पक्की है। फाइनली कुछ सोचकर वह एक गहरी सांस लेकर बोली, ओके। पहाड़ के पीछे शहर के बाहर एक जगह पर एक बहुत बड़ा सा गोदाम जैसा कुछ था। उससे काफी दूर पर खड़ा हुआ दर्श हाथ में टेलीस्कोप लेकर उस एरिया को अच्छे से देखता हुआ बोला, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो लोग यहीं पर छुपे हुए हैं? दर्श के बगल में खड़े हुए एक गार्ड ने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहा, जी बॉस, हमने पूरी तहकीकात की है कि वो लोग यहीं पर छुपे हुए हैं। दस टेलीस्कोप को नीचे रख देता है और फिर कोल्ड आंखों से उस आदमी को देखते हुए कहता है, चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े कर दो, यहाँ से कोई भी बचकर भागना नहीं चाहिए। गार्ड ने तुरंत हाँ में अपना सर हिला दिया। उसके बाद दर्श ने एक बार फिर से बहुत ठंडी आंखों से उस गोदाम की तरफ देखा। बाहर से देखने में ये गोदाम एक नॉर्मल जर्जर और सुनसान जगह लगती थी। टूटी दीवारें, जंग लगे शटर और झाड़ियों में छुपी खामोशी, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखो माहौल अचानक ही बदल जाता है। धुएं और सीलन की गंध से भरा वो गोदाम किसी नरक से कम नहीं था। दीवारों पर अजीब से ब्लड स्प्लैशेस, जमीन पर जगह जगह जले हुए टायर और रबर की महक, और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो यह थी सन्नाटा, जो किसी भी वक्त खून के छींटों से छूट सकता था। गोदाम के एक कोने में लो लाइट में कुछ लोग हथियार साफ कर रहे थे। ऑटोमेटिक गन, AK-47 पिस्टल, हैंड ग्रेनेड। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल साइज टेबल्स पर ड्रग्स की पैकेजिंग हो रही थी। कोकेन, हीरोइन और ब्लू टैबलेट, सब कुछ प्रोफेशनली लपेटा जा रहा था, जैसे कोई बिजनेस रन हो रहा हो। बीच में एक स्टील केस था जिसमें कुछ
लड़कियां बंद थी, उनके शरीर पर पट्टियां थी, कुछ के हाथ पैर बंधे थे और डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो रो नहीं रही थी, शायद उन्हें पता था कि रोने से अब कुछ नहीं बदलेगा। पास ही एक कोल्ड मेडिकल टेबल रखा था जहां एक लड़की को बेहोश किया जा चुका था और उसके बाजू में स्टेनलेस ट्रे में रखे थे स्किन रिमूवल टूल्स, स्कैल्प्स, क्लैप्स और स्टिचिंग इक्विपमेंट थे। ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग नहीं थी, ये उससे भी ज्यादा घिनौना था। ह्यूमन स्किन ट्रेड। गोदाम के अंदर सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम भी था जहां दो लोग निगरानी कर रहे थे। मॉनिटर पर पूरे शहर की कई जगहों के कैमरे लाइव चल रहे थे, जैसे पूरा शहर इनके अंडर हो। एक माफिया बॉस का छोटा सा ग्रुप यहाँ इस पूरे इलीगल इन्फर्नी को कंट्रोल कर रहा था। उनके कपड़े महंगे थे पर हाथों में खून के धब्बे। किसी की हिम्मत नहीं थी उनसे आंख मिलाने की। एक आदमी ने फोन पर बस हल्की आवाज में पूछा, बॉस बॉस अगला कलेक्शन कब भेजना है? बॉस ने सिगार का एक लंबा कश देते हुए जवाब दिया, जितनी स्किन इस हफ्ते मिल जाए सब इटली भेज दो, वहां डिमांड हाई है। और इन लड़कियों को यूजफुल बनाओ या डिस्पोज कर दो। इतना बोलने के बाद कॉल कट जाता है। दर्द सबसे पहले वहां से बाहर की दुनिया से लिंक रखने वाले हर कनेक्शन को कट करवा देता है। उसके हायर किए गए हैकर के द्वारा उनका पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। इनके सीसीटीवी नेटवर्क, सैटेलाइट लिंक और फोन जैमर तीनों सेकंड में डाउन हो जाएंगे। 3, 2, 1। उन हैकर्स ने प्राउडली कहा। स्क्रीन पर गोदाम की हर डिटेल लाइन ब्लैकआउट हो चुकी है। दर्श की दूसरी कमांड ने गोदाम की बाहरी दीवारों पर लगे सैटेलाइट सेंसर और ट्रैप्स को वायरलेसली डिसेबल कर दिया। आदर्श दर्श के इशारे पर सब लोग अपने हाथ में एडवांस टेक्नोलॉजी की हथियारों को संभालते हुए अंदर एंट्री करने लगते हैं। वे जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। दर्स के कमांडर्स उन लोगों पर फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। अचानक आए इन घुसपैठियों की वजह से उन लोगों को तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलता, इसलिए उनके हाथ जो भी हथियार लगता है वह तुरंत उन हथियारों को अपने हाथों में उठाते हैं और दर्श की पूरी टीम पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वहां पर बुरी तरीके से कत्लवाली मच जाती है। एक माफिया आदमी ने चिल्लाते हुए अपनी टीम से कहा, कौन है ये लोग? ऐसे कैसे अंदर घुस गए? खत्म कर दो उनका, जिंदा बच के जाने नहीं चाहिए। बोलकर वह अपनी गोलियां चलाना जारी रखता है। दश कान में ब्लूटूथ को ऑन करते हुए अपने सारे कमांडर्स को ऑर्डर देता है, चारों तरफ से सील कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। पर ध्यान रहे, इनको जिंदा पकड़ना है। इनके कमांड को फॉलो करते हुए सारे कमांडर्स अपने हथियारों को कस के हाथों में पकड़ते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वह कोशिश करते हैं कि किसी को जान से ना मारे, सिर्फ उनके हाथ पैरों पर ही गोली चलाए। वहां पिंजरे में बैठी सभी लड़कियां डर के मारे कांप रही थी। दर्श उन लड़कियों के करीब पहुंचा तो देखा कि वो सारी घबराई हुई लड़कियां बिना कपड़ों के वहां बैठी थी। फिर उसकी नजर स्ट्रेचर पर लेटी हुई एक लड़की पर पड़ी जिसकी स्किन निकाली जा रही थी। यह देखकर पता नहीं कि उसे बहुत बेचैनी सी हो रही थी। उसकी काफी स्किन निकाल ली गई थी और वो बेहोश थी। वह तुरंत गोली चलाकर पिंजरे के ताले को तोड़ देता है और फिर सभी लड़कियों को तुरंत बाहर आने को कहता है। जल्दी करो। लड़कियां थोड़ा घबराती हैं लेकिन हिम्मत करके बाहर निकलती हैं। उसके बाद दर्श उन लड़कियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोला, संभाल कर और इसे भी ले जाओ। वह सारी लड़कियां स्ट्रेचर पर पड़ी लड़की को अपने हाथों में उठाते और जैसे तैसे करके वहां से दरवाजे की तरफ भागती हैं। दर्श अपने 4 कमांडर्स को उनकी सेफ्टी के लिए उनके चारों तरफ लगा देता है ताकि कोई उन लड़कियों पर हमला ना कर सके और फिर वह आगे बढ़कर माफिया के उन लोगों को काबू करने में लग जाता है। वह भागता हुआ एक कमरे में पहुंचता है जहां टेबल के नीचे एक आदमी छुपा हुआ था। वह कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका फोन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। ऑलरेडी सारे कनेक्शन कट कर दिए गए थे। अगले ही पल वो टेबल एकदम से उस आदमी के ऊपर से उड़कर दूर दूर दीवार पर जाकर लगती है। उस आदमी की सांस हलक में अटक जाती है जब वह अपनी आंखों के सामने मानो अपनी मौत खड़ा देख रहा हो। दर्श की आंखें जल रही थी, उसके हाथों में गन थी। वह उस आदमी के पास आया और खींच के एक पंच उसके मुंह पे जड़ दिया। यह आदमी मशहूर माफिया मैन काल के कुछ खास आदमियों में से एक था जो यहाँ पर उसका धंधा संभाल रहा था। उसने अपना सलाइवा गटक लिया, उसके माथे पर पसीना आ गया। इतनी जल्दी हार मानने को वह तैयार नहीं था। उसने आसपास पड़े सामान से दर्श पर हमला करने की कोशिश की पर दर्श ने उसकी दोनों टांगों पर गोलियां चला दी। वह आदमी दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। दर्श उसके पास आया और उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसकी आंखों में गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। नीचे पड़ा आदमी दर्द से हांफता हुआ बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे पंगा ले रहे हो? काल कितना खतरनाक है तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। दर्श की आंखें डार्क हो गई। उसने उस आदमी के कॉलर को और भी ज्यादा कस के पकड़ते हुए उसी
काल से ही मिलना चाहता हूँ मैं। मेरी बहुत कीमती चीज़ उसके पास है जो मुझे किसी भी हाल में वापस चाहिए। उसके बाद वह अपनी पॉकेट से एक फ़ोटो निकालता है और उस आदमी को दिखाता है। उस फ़ोटो में एक 14 से 15 साल के करीब एक बच्चा था, एक लड़का। उस तस्वीर को उस आदमी को दिखाते हुए दर्श ने पूछा, "इस बच्चे को जानते हो? कभी देखा है इसे? यह बच्चा मेरी ही उम्र का है और 14-15 साल की उम्र में इस बच्चे को काल के आदमियों ने उठा लिया था। तुम काल के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हो ना? बोलो, क्या तुम जानते हो इसे? क्या तुमने कभी इस बच्चे को देखा है?" उस बच्चे की तस्वीर देखकर नीचे पड़े आदमी ने दर्श की तरफ देखा और कहा, "तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या रिश्ता है? क्या तुम क्यों ढूँढ रहे हो तुम इसे?" दर्श ने कहा, "हाँ, ये मेरा भाई है। इसे काल के लोगों ने कई साल पहले उठा लिया था। मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग इसे कहाँ लेकर गए हैं? क्या किया है उन लोगों ने मेरे भाई के साथ? मेरा भाई इस वक़्त कहाँ है?" यह सुनकर नीचे पड़ा आदमी कुछ सेकंड तक हैरानी से चुपचाप दर्श को देखता और फिर अगले ही पल ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। "तुमने कहा कि काल ने तुम्हारे भाई को उठा लिया? तो तुम अब तक ये सोच रहे हो कि तुम्हारा भाई ज़िंदा होगा? कितने बेवकूफ़ हो तुम। अगर उसे काल ने उठाया तो अब तक वह खत्म हो चुका होगा। अब तक तो उसे मरे सालों गुज़र चुके होंगे।" उस आदमी की बात सुनकर दर्श के चेहरे का रंग एकदम से पीला पड़ जाता है। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।